हमास और इजराइल का युद्ध बहुत बड़ा हो गया है। पहले हमास ने इजराइल पे हमले किए, फिर इजराइल ने हमास पे हमले किए, और अब भारत में जो इजराइल के एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है कि भारत को भी हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही देश आतंकवादियों से सताए हुए हैं। इसलिए हमारी एक शेयर्ड वॉर एंड टेरर है। टेररिज्म से हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, लश्कर तैयबा, जमात उद दवा, तो क्यों ना आप भी वो करें और हमास को बैन कर दें। तो ये जो अभी एम्बेसडर है इनका नाम है नाओर गिलॉन, इजराइल के एम्बेसडर है भारत के लिए, और इन्होंने कहा है कि हमास को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करो। अब कहानी ये कि मान लीजिए आप एक ऐसी जगह फंस जाए जहां आपको दो रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना पड़े, आप किसे चुनेंगे? आप वो रास्ता चुनेंगे जो थोड़ा कम खतरनाक हो। अगर दो लोगों में चुनना हो, दो दोस्तों में चुनना हो, तो आप किसे चुनेंगे? आज भारत उसी स्थिति में फंस गया है, क्योंकि नॉर्मली भारत हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आसान सी बात है, लेकिन ये मुद्दा बड़ा है। क्या कॉम्प्लिकेशन है, आइए समझते हैं। वेलकम टू ज्ञानकोश, और आइए डिस्कस करते हैं हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों भारत ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। पहले समझिए पूरा खेल कहाँ हो रहा है। पूरा खेल है मिडिल ईस्ट का। मिडिल ईस्ट में कहाँ? तो ये रहा इजिप्ट, ये रहा जॉर्डन, यहाँ है इजराइल। इजराइल के बीचों बीच दो जगह हैं, बीचों बीच तो नहीं, साइड में। एक इधर है गाजा, यहाँ पर है वेस्ट बैंक। पूरी कहानी शुरू हुई गाजा से, जहां पर है कौन? हमास। हमास ने गाजा से अपने कुछ लड़ाकों को यहां से भेजा बॉर्डर पार करके इजराइल पे हमला करने के लिए, और ढेर सारे रॉकेट इजराइल पर दाग दिए। अब इजराइल के कुछ लोग बंदी भी बना लिए। इजराइल पे लगभग इन्होंने 5000 रॉकेट तक दागे। आप कहोगे भाई इजराइल तबाह हो गया होगा, लेकिन नहीं। इजराइल के पास है आयरन डोम, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इनके रॉकेट्स जो फायर हो रहे हैं इनको पकड़ के ऊपर आसमान में ही ब्लास्ट कर देती है। ये एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का आयरन डोम, इनका एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे रॉकेट फायर होता है, ये इसको आसमान में ही ध्वस्त कर देते हैं। ये तो हो गया। इन्होंने इजराइल के कुछ लोगों को बंदी भी बना दिया। फिर इजराइल ने हमला किया दोबारा, और यहाँ भेजे बहुत सारे मिसाइल्स और पूरे गाजा को ध्वस्त कर दिया। अब इस पूरी कहानी के पीछे एक रोल है हमास का। हमास ने हमला शुरू किया था। हमास कौन है? तो हमास एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। अब समझते हैं हमास का पूरा गेम। हमास असल में एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहती है कि पूरे फिलिस्तीन पे हमारा कब्जा होना चाहिए। देखिए, इनका क्लेम है कि गाजा और जो वेस्ट बैंक है ये पूरा का पूरा तो इनका है ही है, प्लस इजराइल के कई सारे हिस्से, ये पूरा इलाका ही असल में किसका होना चाहिए? तो पैलेस्टाइन का होना चाहिए। और पैलेस्टाइन की आज़ादी की बात करते हैं कौन? हमास। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये उसके साथ हिंसा का इस्तेमाल भी करते हैं। अभी वर्तमान में जो हमास है वो केवल गाजा में है। ये जो पूरा वेस्ट बैंक देख रहे हैं जहाँ और पैलेस्टीनियन रहते हैं, यहाँ पे रोल है किसका? तो यहाँ है फतह का। फतह यहाँ पे रूल करती है, और यहाँ पर है आपकी हमास। अब हमास की कहानी समझते हैं पहले। और हमास शुरू कब हुआ? हमास शुरू होता है 1987 में। याद रखिए, इजराइल पैलेस्टाइन का विवाद था, 1987 में हमास शुरू होता है। और इसका फुल फॉर्म है असल में हरकत उल मुवा अल इस्लामिया, यानी इस्लामिक रेसिस्टेंस, यानी इस्लाम के लिए किया गया रेसिस्टेंस। और ये कहते हैं कि ये पूरा पैलेस्टीन को एक इस्लामिक लैंड बनाना चाहते हैं। पूरे पैलेस्टीन को उनकी ज़मीन मिलनी चाहिए और पूरे इलाके पे अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। असल में 1987 में जब ये ग्रुप शुरू हुआ था, तब इसकी शुरुआत हुई थी एज अ पॉलिटिकल ग्रुप। और ये बना था किस लिए? ये बना था एक और ग्रुप से लड़ने के लिए, ठीक है। और किस ग्रुप से लड़ता है? ये ग्रुप से लड़ रहा था जिसका नाम था पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। इस ग्रुप से लड़ने के लिए खड़ा हुआ था ये, क्योंकि जो PIG थी ना, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, ये एक वायलेंट ग्रुप था। इसको रोकने के लिए एक पॉलिटिकल ग्रुप खड़ा हुआ जिसका नाम था हमास। हमास को शुरू किया था शेख अहमद यासिन ने, एक पैलेस्टीनियन क्लरिक थे। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक ग्रुप बनाए जो कि गाजा और वेस्ट बैंक को इजराइल से आज़ादी दिलाएगा। लेकिन ये उतने वायलेंट नहीं थे। ये कहते थे कि हम बातचीत भी करेंगे, और ये कहते थे कि इजराइल खत्म जरूर करेंगे, लेकिन उतने हिंसा के साथ नहीं। तो ये थोड़े से अलग थे इस बारे में, और खड़े हुए थे किसके लिए? पैलेस्टाइनियन इस्लामिक जिहाद को रोकने के लिए इनिशियली। पर समय के साथ क्या हुआ, एक और ग्रुप वहाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, वो था फतह, ठीक है। और फतह के साथ शुरू हुआ हमास का एक मतभेद। तो हुआ ये कि 1987 में जब और ज़्यादा पैलेस्टीन का विवाद उभरा और पैलेस्टीन से काफ़ी लोग जाने लग गए बाहर की तरफ, और वहाँ एक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसे हम कहते हैं पैलेस्टीनियन इंतिफादा, यानी वहाँ एक अपराइजिंग शुरू हुई, एक रेवोल्यूशन सा स्टार्ट हुआ। वहाँ पर हमास ने कहा कि अब समय आ चुका है इजराइल को तबाह करने का, और उन्होंने अपनी मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड बनाई और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। और 1991 के बाद से ये और ज़्यादा बिल्कुल वायलेंटली अटैक करने लग गए इजराइल के ऊपर, और लगातार इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग और बस बॉम्बिंग और इस तरह के काम करने स्टार्ट कर दिए। और जाके 1997 में
यूएसए ने डिक्लेयर किया हमास को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले अमेरिका ने भी इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, क्योंकि अमेरिका सोच रहा था कि कहीं ना कहीं इस ग्रुप का इस्तेमाल करके वो जो और वायलेंट ग्रुप्स हैं उनको गाजा या वेस्ट बैंक से खत्म कर पाएंगे। लेकिन समय के साथ ये ग्रुप और ज़्यादा एग्रेसिव होता चला गया और इवेंचुअली 2003-05 के आसपास और ज़्यादा इसने हिंसा फैलानी स्टार्ट की और 2006 में पहली बार ये लड़ा एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन। कहाँ पर? हमास में। इसमें इसने फाता को हरा दिया, जो वहाँ दूसरी पार्टी थी जो लड़ रही थी। फाता एक और ग्रुप है जो यहाँ पर इलेक्शन भी लड़ा रहा था और इसराइल के साथ थोड़े से संबंध नॉर्मल है फाता के इजरायली गवर्नमेंट के साथ। तो यहाँ फाता वर्सेस हमास हो गया और हमास ने फाता को हरा दिया, लेकिन फाता ने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद हमास ने पूरे के पूरे गाजा स्ट्रिप पर कब्जा कर लिया। जो समझने वाली बात यह है कि भाई अब जब गाजा के ऊपर कब्जा है हमास का, फाता रूल कर रही है वेस्ट बैंक के ऊपर। इसके बाद कंसिस्टेंटली इजराइल के ऊपर हमास ने हमले जारी रखे और हमास को ये देखते हुए कि हमास इतना ज़्यादा हमले कर रहा है, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज, चाहे यूएसए हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इन सब ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, क्योंकि लगातार हमले इजराइल के ऊपर कर रहा था। किस चीज़ के लिए? पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंस के लिए। यहाँ जो 3 पार्टियां नाम में आई वो थी एक फाता के साथ विवाद हमास का इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उन्होंने इजराइल के साथ हाथ मिला लिए और हमास बहुत ज़्यादा एक उग्र रुख रखता था। उनका कहना था कि नहीं पूरे इलाके पे हमारा ही कब्जा होगा। अब लगातार उसके बाद बमबारियां हुई, लोगों की जाने गई। जब हमास ने ये रॉकेट दागे थे इजराइल के ऊपर, तब हमास ने अपने लोगों से तो पूछा नहीं था कि इजराइल फिर हमला करेगा तो तुम्हारा क्या होगा। हमास ने हमले किए और गाजा में बहुत बुरी स्थिति लोगों की हो चुकी है, बहुत लोगों की जाने गई हैं, लेकिन हमास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा। तो ज़रूर अगर आप देखें हमास का जो एक्शन है वो काफ़ी एग्रेसिव है। और क्या आप अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जगह होते तो क्या हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते या नहीं करते? लेकिन भारत ने नहीं किया। ऐसा क्यों? जब अमेरिका कर रहा है, यूके कर रहा है, इंडिया क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एक और दोस्त है इंडिया का इस पूरे पिक्चर में, ये है इजराइल, छोटी सी कंट्री। अब जरा आसपास देखो, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, यमन, कुवैत, कतर, बहरीन, इतनी सारी कंट्री है वेस्ट एशिया में। इन सारी कंट्रीज के साथ इंडिया का बहुत अच्छा संबंध है। इन सभी कंट्रीज के साथ इंडिया की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। अब तो यूएई और सऊदी अरेबिया से लगभग $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के वादे भी आ चुके हैं। विजन फंड है सऊदी अरेबिया का, यूएई का फंड है, ये निवेश कर रहे हैं भारत में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनके साथ इंडिया बहुत ज़्यादा ट्रेड भी करता है। यूएई तो इंडिया का टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर में से भी एक है। ईरान के साथ भी भारत के पहले अच्छे संबंध रहे हैं। ये देश पाकिस्तान को बैक न करे, ये भी इंडिया की जिम्मेदारी है कि ये पाकिस्तान को बैक करने के बाद भारत के साथ अच्छे संबंध रखे। और अभी वर्तमान में भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट पावर जिन्हें हम कहें उसके साथ। इन कंट्रीज के साथ जो अच्छे संबंध है, अरेबिक कंट्रीज के साथ भारत के जो अच्छे संबंध है, इसका मतलब ये है कि भारत को बैलेंस बना के चलना पड़ता है अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में। क्योंकि याद रखिए आसपास की जितनी कंट्रीज हैं ये सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं और इनमें से कोई भी इजराइल का खुला समर्थक नहीं है। अब हालांकि थोड़े समय में रिश्ते थोड़े नॉर्मलाइज हुए हैं अरबिक कंट्रीज के साथ इजराइल के, लेकिन असल में अभी भी भारत को कोई कदम उठाने से पहले ये सोचना पड़ता है कि क्या वो कदम या जो बाकी कंट्रीज हैं इनको परेशान तो नहीं कर देगा। अगर भारत आज हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है, ज़रूर इसका असर ये होगा कि इजराइल के करीब इंडिया और देखा जाएगा। ये इससे अच्छी बात है, अमेरिका के भी हम करीब देखे जाएंगे, लेकिन हो सकता है ईरान को, सऊदी अरेबिया को ऐसा लगे कि भारत बहुत ज़्यादा अब इजराइल के करीब जा रहा है और हमें इन देशों की भी ज़रूरत है अपने ऑयल इंपोर्ट्स के लिए, ट्रेड पार्टनरशिप के लिए, ग्रोथ के लिए और बाकी और एक्सपेंशन के लिए। इनके संबंध जब इजराइल से और नॉर्मलाइज होंगे तो भारत के लिए आसान रहेगा और व्यापार करना और डेवलप करना। इसलिए भारत संभल कर एक्शन ले रहा है और हमास ने भारत का तो कुछ नहीं बिगाड़ा अभी तक। हाँ, कहा जा सकता है कि हमास जिस तरह की आइडियोलॉजी और विचारधारा का समर्थन करता है उससे वायलेंस और रीजन्स में फैलता है। इसलिए भारत की जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ खड़ा रहे। प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली स्टेटमेंट दी और कहा कि हमास का एक्शन गलत है। वो खुद में एक बड़ी स्टेटमेंट थी, लेकिन भारत को हमास को डेजिग्नेट करने से पहले काफी कुछ सोचना पड़ेगा। इसीलिए भारत अभी तक ये कदम उठाने से पहले सोच रहा है। भविष्य में क्या होगा हमें नहीं पता, हो सकता है कि भारत डेजिग्नेट कर भी दे, लेकिन भारत को एक बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो ये थी वो कहानी कि क्यों अभी तक इंडिया ने हमास को एक ऑर्गेनाइजेशन एज ए टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि भाई खुद अमेरिका ने 1995-1996 तक उसको नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझा था। बाद में धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज ने जो अमेरिका के करीब है इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहना शुरू किया। भारत ने तो ना वहाँ भारत वहाँ की पार्टी है जो उस एरिया में लड़ रहे हैं, ना ही बात को वहाँ से कोई मतलब है, इसलिए भारत ने अभी तक ऐसा नहीं किया था। अब देखते हैं गवर्नमेंट आगे क्या करती है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड कीप फॉर वॉचिंग ज्ञान कोश। हैव अ नाइस डे।